नमस्ते। माता जी से एक प्रश्न किया है किसी ने कि हम योग के लिए स्वयं को कैसे तैयार करें। तो अक्सर हम लोग योग को इस तरह से देखते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है और हम अचानक हमारे अंदर एक इट कैन कम एज ए कॉल कि नहीं, इस रास्ते पे हमको चलना चाहिए, या हम कहीं से कोई टेक्निक सीख लेते हैं, कोई मेथड सीख लेते हैं और हम उसको अपने अभ्यास करते करते ये हमें महसूस होता है कि हम इस पथ पे चल रहे हैं। परंतु जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा था कि योग का प्रारंभ अभिप्सा से होता है, टेक्निक और मेथड से नहीं होता है। टेक्निक और मेथड ऐसे भी पथ हैं, माता जी बताती हैं, या डिसिप्लिन्स हैं जिसमें हम कोई टेक्निक और मेथड नियम से कर रहे हैं लेकिन योग का प्रारंभ ना हुआ हो। माता जी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि नियम से कोई व्यक्ति, जिसको कहते हैं नित्य नियम, सुबह उठ करके ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, ये क्रिया करते हैं, इस प्रकार की मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम किस हेतु से कर रहे हैं। तो सबसे आवश्यक चीज़ जो योग में होती है कि हम जो भी कर रहे हैं किस मोटिव से कर रहे हैं, हमारी इंटेंट क्या है। कोई भी काम, तो एक लंबी यात्रा चलती तैयारी की, और उस तैयारी में हमारे अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के मोटिव्स, एटीट्यूड, इस प्रकार से हमारा पूरा आंतरिक साइकोलॉजिकल बीइंग, उसकी पूरी एक चर्निंग चलती है। उसमें अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं, वो भी जिनको हम प्लेजेंट कहते हैं, वो भी जिनको हम पेनफुल कहते हैं, और इन सब के माध्यम से एक तैयारी चल रही होती है जिसको श्री अरविंद कहते हैं सबकॉन्शियस योग। सबकॉन्शियस योग यानी उसके द्वारा भी वास्तव में हमको ले जाया वहीं जा रहा है, क्योंकि दूसरा गंतव्य नहीं होता किसी भी चीज़ का। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा गंतव्य क्या है, हम सचेत नहीं हैं, इसलिए हम सुख दुख इन दोनों अनुभवों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर हमने ये माना हुआ है कि हमारा ये गंतव्य है, हमको यहाँ पहुँचना है, लेकिन योग यात्रा के लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे अनुभव के मार्ग से गुजरें, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन वास्तव में वह मार्ग भी हमको ले जा रहा है उसी तरफ, टुवर्ड्स ए ग्रैंड डिस्क्लोजर, नाना प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जीवन में। तो अब माता जी से किसी ने पूछा कि हमें योग के लिए तैयार होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम तैयार हों योग की यात्रा के लिए। तो वैसे तो इस प्रश्न में कई सारे प्रश्न जुड़े हैं। योग की तैयारी, एक माता जी एक जगह कहती हैं कि ऐसे हमको तैयारी करनी चाहिए जैसे कि अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट्स के लिए मनुष्य करता है। आप कोई ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जिसमें कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर करनी है जिसका आपके पास रोड मैप भी क्लियर नहीं है। अब लोग कहेंगे रोड मैप तो है कि भाई चैत्य सत्ता मिलेगी, ऊपर जाओगे ऐसे अनुभव होंगे। दैट इज़ नॉट रोड मैप, क्योंकि इट्स लाइक सेइंग कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे सारे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड सब पता है। ये भी पता है कि कौन सा सीज़न होगा, कौन सा क्या क्या बेसिक तैयारी होनी चाहिए। लेकिन रोड मैप का मतलब योग रियल टाइम में होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको कोई मैप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने साथ बहुत सारे वो सामान लेकर के चले जो हमको इस यात्रा में सहायक होंगे। तो पैक दी बैग्स जिसको कहते हैं, तो उसमें माता जी की जो 12 क्वालिटीज़ हम लोग देखते हैं। परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है, एंड्योरेंस बहुत ज़रूरी है। परसिवरेंस की कोई एक छलांग में तो कोई सीढ़ी नहीं पार करता है। ये कई बार ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स होते हैं जिनको वैदिक ऋषि कहते थे डे एंड नाइट। कभी लगता है कि बहुत सुंदर यात्रा चल रही है, सब बड़ा सुंदर है, अच्छा है, फिर अचानक ऐसा लगता है कि रात आ गई, भगवान छिप गए। ये तो फिर हम लगता है कि वहीं आ गए जहाँ से हम चले थे, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम दोबारा वहीं आते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि हम यहाँ पर आ गए हैं और हमको यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। फिर हम लोग प्रयास करते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे करके अप डाउन फ्लक्चुएशन इस सभी योगियों के जीवन में, क्योंकि हम सब एक पीस के नहीं बने हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के साथ होता है, किसी और के साथ नहीं होता है। श्री अरविंद का पत्र है कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट कैन नॉट कीप क्लाइंबिंग। ऐसी एथलीट व्हील किसी की नहीं होती कि बिना सांस लिए कंटिन्यूसली भागता चला जाए। तो ये अप डाउन फ्लक्चुएशन होंगे। तो उसमें कौन सी चीज़ काम आती है? परसिवरेंस। रात हो गई तो हम गिव अप कर दें या हम अगली सुबह फिर प्रयास करें, अगली सुबह फिर प्रयास करें। दूसरी चीज़ होती है एंड्योरेंस। रास्ते में चलना है, बहुत अच्छा है, भगवान के घर जा रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा है,
लेकिन रास्ते में एक एवेलैंक आ गया, रास्ते में कोई कठिनाई आ गई, ऑब्स्टिकल आ गया, तो ऑब्स्टिकल के कारण बाधाएं आती हैं, चोट पहुंचती है, तो कौन अंत में जाता है? जो एंड्योर करना जानता है। अगर एंड्योरेंस नहीं है तो अच्छी मंशा से प्रारंभ करता है व्यक्ति यात्रा, लेकिन जैसे ही पहली चोट लगती है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, हम इस रास्ते पे क्यों जाएंगे, नॉट रियलाइजिंग कि संसार के जीवन में कहीं अधिक चोटें लगती हैं। ये इसीलिए जो संसार से चोट खा के पहुँचते हैं वो थोड़े श्री अरविंद एक जगह सावित्री में पंक्ति है कि सोल का मार्ग बताते हैं देवता, तो वो देखती हैं कि ट्रॉड बाई फ्यू रेयर वुंडेड पिलग्रिम फीट, वो कैसा यात्री है, तीर्थ यात्री जिसके पाँव में छाला नहीं है। तो पाँव में छाला लेके जाने वाला जानता है कि वहाँ तो छाले भी मिलते हैं और उसके ऊपर नीम का लेप, वो नहीं, नमक भी डाला जाता है। यहाँ पे भी छाले मिलेंगे लेकिन इसके ऊपर भगवान के प्रेम का लेप लगेगा, ये डिफरेंस है। छाले मिलेंगे आपको। तो ये जब हम लोग जान करके चलते हैं तो एंड्योरेंस वो कब होता है? जब हमारे अंदर फेथ है। फेथ है कि इन सब कष्ट बाधाओं के थ्रू भगवान हमें ले जाएंगे। हो सकता है हमको अभी वो ना दिख रहे हो, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। कई बार लोग ये भी पूछते हैं, आश्रम आते हैं तो कहते हैं हम तो माता जी को देख नहीं पाते हैं। तो फिर मेरा यही उत्तर होता है कि भाई देखो, जब देखते भी थे तो कितना देख पाते थे। बहुत लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने माता जी को देखा, पर क्या देखा? कईयों ने केवल शरीर देखा, एक ह्यूमन मदर को देखा। माँ कहती रही मैं ये नहीं हूं, मैं इससे बंधी नहीं हूं, पर देखा उन्होंने मानवीय शरीर देखा। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने मानवीय शरीर नहीं देखा, लेकिन उनके लिए माँ इससे कहीं अधिक रियल है। मेरे स्वयं के साथ ऐसा हो चुका है। किसी ने, बड़े पुराने साधिका थी जो माँ के साथ काफ़ी इन्होंने काम किया, तो उन्होंने कहा कि जब माँ थी 3-4 बार कहा। तो मेरी जो वाइफ थी उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा आप कृपा करके ये ना बोलिए। तो उनको लगा क्यों? कहा माँ थी आप क्यों बोल रहे हो, हमारे लिए तो हैं। तो उनको समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, जब वो थी तो ऐसे लुक आफ्टर करती थी। उन्होंने कहा अभी भी ऐसे ही लुक आफ्टर करती है, हमको तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि माँ नहीं है। तो अब देखिए, ये देखना, भगवान को देखना बाहरी आंखों से नहीं होता है। कई बार बाहरी आंखें तो धोखा खा जाती हैं, लेकिन कोई अंदर में कोई चीज़ खुल जाती है और उसको कहते हैं श्रद्धा की आंख। 2 आंखें होती हैं जिससे हम भगवान को देखते हैं, एक है श्रद्धा की आंख और दूसरी अनुभव की आंख। अनुभव की आंख तब खुलती है जब अंदर में ईगो सेल्फ की गांठ टूट जाती है, एक नई प्रज्ञा जलने लगती है और उस दृष्टि से हम देखते हैं। और दूसरी होती है श्रद्धा की आंख। बाकी ये बाहर की आंखें तो हम सब जानते हैं कि दिखाने से ज़्यादा छिपाती हैं। तो फेथ जरूरी है, ग्रैटिट्यूड का भाव, एंथुजियाज्म। एक यात्रा पे अगर आदमी के अंदर एंथुजियाज्म ही नहीं है, एंथुजियाज्म का क्या परिमाण होता है कि कुछ लोग होते हैं जो यात्रा लेने के पहले सब कुछ जानना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ से ट्रेन चलेगी, वहाँ रुकेगी, अच्छा उसमें कितनी देर होगी, वहाँ पे खाना पीना मिलेगा कि नहीं, 10 तरह के प्रश्न। तब तक गाड़ी छूट जाती है। टिकट भी अभी नहीं लिया है तो टिकट लेंगे बाद में। कुछ होते हैं जो इतने एंथुसियास्टिक होते हैं, कहते हैं अब मैं चला, होगा कुछ कुछ इंतजाम। तो ये होती है एंथुसियाज्म, जॉय ऑफ द जर्नी। क्यों जॉय आता है? जब ये हम जानते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, तो सारे जो रास्ते में पीड़ा कष्ट अगर हैं भी तो दे डोंट मैटर। तो ऐसी कई ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो हम लोगों को इस यात्रा में बहुत सहायक होते हैं। लेकिन यहाँ पे माँ एक बहुत अद्भुत बात की, एक अद्भुत सत्य हमारे सामने रख रही हैं। वो एटीट्यूड्स की बात नहीं कर रही है, वो कुछ और कह रही हैं। और वो कह रही हैं कि यात्रा की तैयारी के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? टू बी कॉन्शियस, सचेत होना। किस चीज़ के प्रति हम सचेत हों? हम सबको लगता है कि हम तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल we are conscious of only an insignificant portion of our being. For the most part we are unconscious. तो हम सब के अंदर यही होता है, हम तो अच्छे हैं, अगर सबसे अच्छे नहीं तो कम से कम अच्छे हैं, बाकियों से अच्छे हैं। बुरे तो दूसरे लोग हैं, हम तो बेस्ट हैं, वी आर द बेस्ट। लेकिन
कई सारे हमारे अंदर भाव हैं, वृत्तियां हैं, जो कभी कभी एक लहर की तरह आती हैं, जिसमें हम बह जाते हैं, जिनके बारे में हमको पता भी नहीं होता। कई सारी ऐसी अवचेतन गांठें पड़ी हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे मूड्स में, हमारी छोटी छोटी चीज़ों में रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारी वेशभूषा में, हमारी सज्जा में, हमारे बोलने के लहजे में, इन सब चीज़ों में वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो छिपी रहती हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम केवल ये कहते हैं, जैसे एक डॉक्टर बन रहा हो तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, लेकिन उसका मोटिव क्या है? हो सकता है कि वो केवल धन कमाने के लिए जा रहा हो, और इस मोटिव के प्रति सचेत होना भी एक अच्छी चीज़ है। एक बार हम लोग एयरफोर्स के पायलट्स का इंटरव्यू ले रहे थे, तो पूछते थे कि भाई क्यों आए हो? तो अब स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है? देशभक्ति, हम तो देश की सेवा करने आए। सुनने बड़ा अच्छा लगता है। एक पायलट ने बड़ा सुंदर आंसर दिया, बोला सर सच्ची बात तो ये है, बहुत इज्जत मिलती है। मैंने कहा दिस इज द करेक्ट आंसर। ये अब ऑफकोर्स देश सेवा जुड़ी है, देश सेवा तो आप हर एक तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वही व्यक्ति कर रहा है, एक जो खरीद फरोख्त कर रहा है दुकान में, वो भी अगर सही ढंग से एक ऑनेस्ट बिजनेस कर रहा है, टैक्सेस भर रहा है, वो भी देश सेवा कर रहा है। एक जो व्यक्ति हाथ से कोई चीज़ बना रहा है इस भाव से कि इससे मेरे देश का नाम रोशन होगा, वो भी देश की सेवा कर रहा है। एक जो रिक्शा चालक है, अगर वो भी ये मान के चले कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ, बाहर से लोग आ रहे हैं, मेरे व्यवहार से वो मेरे देश को जज करेंगे, तो वो भी सेवा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे उसका मोटिव बहुत सही था कि मैं इसमें अच्छा लोग, आप नाम होता है, लोग आपको बहुत इज्जत देते हैं। तो अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द मोटिव। तो यहाँ पर माता जी और भी कई चीज़ें उसमें साथ में हो सकती हैं। माता जी कहती हैं हम लोग बहुत कम सचेत होते हैं अपने अंदर। फॉर द मोस्ट पार्ट वी आर अनकॉन्शियस। इट इज दिस अनकॉन्शियसनेस दैट कीप्स अस डाउन टू अवर अनरीजनरेट नेचर एंड प्रिवेंट्स चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इट। तो एक तरह से वो एरर्स वाले मिस्टेक्स का ये उत्तर भी है कि हम सचेत नहीं होते कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बहुत कुछ हमारे अंदर है जो पशु का गिफ्ट है, और पशु के भी नीचे जो योनियाँ जिससे हम गुजरे हैं वो उनके गिफ्ट हैं, और वो कई बार बड़े अनकॉन्शियस रिएक्शंस में प्रकट होते हैं। आप नॉर्मली, हम सब लोग एक सिविलाइजेशन किया, हम लोगों ने वेल बिहेव्ड होना सीख लिया है, लेकिन ये व्यवहार हमारा वास्तव में कैसा है ये उस समय बाहर निकलता है जब कोई हमको देख नहीं रहा है। कभी कोई सबॉर्डिनेट है, इसीलिए कई बार कहा गया है कि व्यक्ति को अगर देखना है, जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को समझना है तो आप ये मत देखो कि वो अपने सुपीरियर्स के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, ये देखो कि वो जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे मोटिव्स हैं, चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, अनरीजनरेट एनिमल नेचर की। एक किसी मनोवैज्ञानिक ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, हम सब के अंदर 3 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। एक तो जो मैथमेटिशियन है, मनुष्य, मानव ब्रेन का, जो ह्यूमन माइंड का, डेवलप्ड ह्यूमन माइंड का जो प्राणी है। दूसरा एक जो हॉर्स एंड डॉग, उस तरह का। तीसरा वो कहते हैं कि रेप्टाइल, यानी जो सांप और डायनासोर। और ये ऑफ कोर्स एक ह्यूमन ब्रेन की अगर आप रचना देखें तो ये तीनों लेयर्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं। इनका नाम भी है रेप्टिलियन ब्रेन और एप ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन। तो ये डेवलपमेंट के लेयर्स हैं। अब जब हम लोग बैठ करके एक महफिल में जब बातें कर रहे होते हैं, सो कॉल्ड एक ऐसे दायरे में जहाँ हमको सभ्य बिहेव करना है, तो वहाँ हमारा वो मैथमेटिकल ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन जब हमको कोई देख नहीं रहा होता है तब वो हॉर्स निकल आता है या कैट निकल आती है, और जब हम सो रहे होते हैं तो सांप बिच्छू निकल आते हैं। तो ये तीनों हमारे अंदर हैं और हम इनको देख नहीं पाते, इन मोटिव्स को। तो ये अनरीजनरेट पार्ट हैं जिनके ऊपर अभी काम नहीं हुआ। तो माँ क्यों कह रही है सचेत होने को? ऑफ कोर्स योग का अर्थ ही एक सेंस में टू बिकम फुल्ली कॉन्शियस फ्रॉम द डिवाइन हाइट्स टू द लोएस्ट, तभी तो रूपांतरण हम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यदि हम इसके प्रति सचेत नहीं होंगे तो योग की शक्ति आज नहीं तो कल हमें सचेत करेगी कि हमारे अंदर क्या चीज़ें छिपी हुई हैं, और तब कष्ट होगा। और इन्हीं के कारण हम बंधे होते हैं।
कई सारे बंधन है जिनसे व्यक्ति बंधा होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि कंसंट्रेट नहीं हो पाता। जैसे चिड़िया ऊपर उड़ रही हो, कह रही मैं ऊपर नहीं उड़ पा रही हूँ, तो उसके पाँव तो बंधे हुए हैं धरती से, चाहे वो अदृश्य गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो या कोई ऐसी डोरें हो जो दिख रही हो जो बंधी है। तो यहाँ धीरे धीरे हमारे कई ऐसे भाग हैं जिनके प्रति हमको सचेत होना पड़ता है। इट इज थ्रू अनकॉन्शियसनेस दैट द अनडिवाइन फोर्सेज एंटर इनटू अस एंड मेक अस देयर स्लेव्स। अनडिवाइन फोर्सेस क्या हैं, इनके बारे में। अनडिवाइन फोर्सेस वो शक्तियां जो हमको डिवाइन की ओर जाने के लिए रोकती हैं। एक समय उनका औचित्य रहता है। तो अनडिवाइन डिवाइन का जो डिफरेंस है वो एक प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन है, वो एक एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन नहीं है। यानी संसार दो भाग में नहीं बटा है, एक डिवाइन और एक अनडिवाइन। लेकिन विकास में एक लेवल होता है जब वही जिसको हम अनडिवाइन कहते हैं वो बड़ी नेचुरल चीज़ें थी। क्रोध आ जाना, किसी ने कुछ गलत किया है तो बड़ी नेचुरल चीज़ है, उसको अनडिवाइन नहीं कहते हैं जनरली। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भय, बीमारी चल रही है तो भयभीत हो जाना, चिंता करना भविष्य की। लेकिन यही चीज़ें जब हम योग की यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं तब यही चीज़ें हमारे लिए अनडिवाइन फोर्स है, जिनको षड्रिपु कहा गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय इत्यादि, ये सब अनडिवाइन हो जाती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और बांध के रखती हैं। तो जब हम सचेत होते हैं तब हम लोग देखते हैं कि अरे ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है। ईर्ष्या वृत्ति, पोजीशन की वृत्ति, डोमिनेट करने की टेंडेंसी, महत्वाकांक्षाएं जो नॉर्मल कोर्स में कोई बुरा नहीं समझता, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। और इनको अच्छे बुरे से अधिक कि हम इनकी अगर दास रहेंगे तो हम फ्रीडम में नहीं जा सकेंगे डिवाइन की। तो यू आर टू बी कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ, यू मस्ट अवेक टू योर नेचर एंड मूवमेंट्स, यू मस्ट नो वाई एंड हाउ यू डू थिंग्स और फील और थिंक देम। केवल ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसे अब ऑब्जर्व किया होगा हम सब ने, ऑफिस के टिपिकल सेटअप में होता है। तो लोग जब अकेले होते हैं तो एक तरह का व्यवहार होता है, जब उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, सीसीटीवी कैमरा नहीं, सीसीटीवी से भी बड़ा फर्क पड़ा है वैसे। लोग थोड़ा सा कोई हमको देख रहा है तो उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। अगर तुम्हारा सुपीरियर तुमको देख रहा है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम अपना गिरगिट, हमारे अंदर जो परिवेश को देख करके अपना कॉस्ट्यूम बदलती रहती है। तो क्यों हम चीज़ों को करते हैं, ना केवल करते हैं, सोचते क्यों हैं, महसूस कैसे करते हैं। कई बार हम लोग अगर कैच करें अपने थॉट्स को तो हम देखें कि जिसके प्रति हमारा एक फिक्स्ड ओपिनियंस होती हैं हर एक व्यक्ति के बारे में, और बड़े मैकेनिकली हमारे अंदर से ऐसे विचार ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा, एक दबा, और एक ऐसा विचार होगा जो वास्तव में हानिकारक है, दूसरे के लिए भी है, हमारे लिए भी है। क्योंकि अब दूसरे की अपनी यात्रा है। कई लोग तो एकदम अवॉइड करते हैं, उधर से कोई व्यक्ति दिख गया तो मोड़ करके चल देते हैं, और अगर वो पूछ ले अचानक अरे अरे कहाँ जा रहे हो, तो अब नहीं कह सकते ना कि आपको देख लिया हमने तो मुड़ गए। तो क्या कहते हैं, झूठ। हमको अचानक कुछ काम आधा, अरे आप कहाँ से आए। अब ये सारी चीज़ें छोटे छोटे रिएक्शन है, लेकिन ये छोटे छोटे रिएक्शन के पीछे एक संसार है, एक वृत्ति है। अब इसमें वृत्ति क्या है, वृत्ति यह है कि अब हम उससे के सामने भी एक बड़ा सुंदर प्लेजेंट मुखौटा, लेकिन अंदर में ये नहीं है। तो अब ये बोलने का एक तरीका होता है। अब अमृत दा की बात याद आती है कि एक कोई व्यक्ति आके रोज बैठ जाते थे उनके बाहर, वो मैनेजर थे आश्रम के, ओनली मैनेजर, जिनके बारे में आने कहा फर्स्ट एंड लास्ट मैनेजर। तो अमृत दा, वो तो कहानी उनकी हम सब जानते हैं, अद्भुत कहानी है। तो आकर के बैठ जाते थे, तो हाँ उनका रोना 10 तरह के। तो एक दिन जब वो आके बैठे तो अमृत दा अपनी फाइल लेकर के जाने लगे। तो इन्होंने कहा आप कब आएंगे लौट के। तो अमृत दा का तो सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत था। कहा जब आप चले जाएंगे तो मैं लौट के आ जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ आपको प्लीज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हो सकता है मेरी इस बात को सुनकर आपको बुरा लगे, मैं आपको बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे और भी बहुत काम है जो मुझे करने हैं और आप करने नहीं देंगे, तो मैं जा रहा हूँ कहीं और बैठ के काम करूँगा। ये उनका एक अंदाज था। तो हमारे अंदर से एक हर चीज जो हम कहते हैं, हर वृत्ति के पीछे एक संसार
और उस संसार की शक्तियों का एक खेल है जिसमें हम उलझे हुए हैं। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि ये कहने से किसी को बुरा ना लग जाए, अच्छी बात है, हमको कोई चीज़ इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि किसी को बुरा लगे, लेकिन कभी कभी चीज़ों को स्पष्ट कह देना भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें अंदर में वृत्तियां जो निकलती हैं, यू मस्ट नो वाई एंड हाउ यू डू थिंग्स और फील और थिंक देम। यू मस्ट अंडरस्टैंड योर मोटिव्स एंड इम्पल्सिस। और ये बहुत ही एक प्रकार की माइक्रो सर्जरी जो करनी होती है, ये ऐसे नहीं निकलती हैं एकदम इमीडिएटली। माइक्रो सर्जरी है, मोटिव्स, इम्पल्सिस, क्योंकि हम सबकी एक टेंडेंसी होती है इमीडिएटली जस्टिफिकेशन देने की। और इसको जब ध्यान से हम देखें तो इसमें बहुत कुछ है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई जस्ट एक चीज़ जो मैंने डिस्कवर की थी, मैं कोई चीज़ देता है तो आप स्वतः ही उसको एक्सेप्ट करते हो कि ये व्यक्ति दे रहा है, अच्छे भाव से दे रहा है, एंड यू हैव एक्सेप्टेड इट। तो एक बार मैंने ये देखा कि वो अपने ही अंदर कि वो तो दे रहा है, अब आप जब एक्सेप्ट करते हो तो आप बंध जाते हो, जाने अनजाने आप बंध जाते हो। तो आपने ये बंधन स्वीकार किया है, नोइंगली अननोइंगली। दूसरी चीज़ है कि वह दे रहा है, ये उसके लिए बहुत सुंदर बात है, या जो भी उसकी के मोटिव्स हैं, लेकिन आपका स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये आपको स्वयं निर्णय करना है अपने अंदर जाके कि ये स्वीकृति या अस्वीकृति दोनों में कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने का मार्ग खोलेगी और कौन सी चीज़ अवरोध करेगी। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बहुत पीड़ा के साथ सीखते हैं, पर सीखनी होती हैं क्योंकि मोटिव छिपे होते हैं। वरना एक नेचुरल रिएक्शन हो रहा है, मैंने तो कुछ कहा नहीं था, मैंने तो कुछ मांगा नहीं था, कुछ चाहा नहीं था, मेरे पास कोई चीज़ आई है, मैंने स्वीकार कर ली है। लेकिन उस स्वीकार करने के पीछे भी ऐसी चीज़ें काम करती हैं एक स्पंदन के रूप में। अगर हम कॉन्शियसली अपने को देखें, कंसील्ड डिज़ायर्स होती हैं, कंसील्ड सबकॉन्शियस विशेज होती हैं। तो ये एक बड़ी माइक्रो सर्जरी है और भगवान इसको बड़े तरीके से करते हैं, सलीके से। एक बार नलिनी दा की बात याद आ रही है कि डाइनिंग रूम में खड़े थे तो उन्होंने नोटिस किया कि नींबू मिलता था डाइनिंग रूम में, तो बड़ा मिल रहा था 2 दिन से, फिर एक दिन और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ। तो उनके मन में एक आया होगा भाव कि नींबू छोटा होता जा रहा है, 2 क्यों नहीं दे देते बड़ा। अब देखा जाए तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, कौन ऑब्जर्व करता है। अब नींबू है, 2 नींबू दे दो, ऐसे भाव आ सकते हैं। तो नलिनी दा के अंदर ये भाव उठा। नलिनी दा ने श्री अरविंद को चिट्ठी लिखी कि ऐसे मैं पंक्ति में खड़ा था, मेरे अंदर ये भाव उठा, और मेरे अंदर ये जो भाव उठा ये उचित नहीं है, क्योंकि इसमें समता से डेविएशन है, समत्व का अभाव है। आप एक कसाई के चाकू से इसको हटा दीजिए मेरे अंदर से, विद ए बुचर्स नाइफ, रिमूव इट फ्रॉम मी। अब देखिए क्या मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप डाइनिंग रूम में क्यों नहीं कह देते हैं कि एक छोटा नींबू है तो 2 नींबू दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मेरे अंदर से इस भाव को निर्मूल कर दीजिए। अब श्री अरविंद का तो सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, रिमूव यस बट वाई विद ए बुचर्स नाइफ, वाई नॉट ए सर्जन स्कैल्पेल। निकाल, धीरे धीरे निकाल दूंगा, प्रारंभ हो गया है, तुम सचेत हो गए हो, अब ये चला भी जाएगा। जब हम किसी चीज़ के प्रति सचेत हो जाते हैं तो वो जाने के बहुत करीब है, पर एक ऑटोमेटिक टेंडेंसी होती है जस्टिफाई करने की। तो यहाँ माँ बता रही कि हमको बहुत ध्यान से आत्मान्वेषण करके हमको ये जानना है कि हमारे अंदर क्या मोटिव्स हैं इम्पल्सेस के, द फोर्सेस हिडन एंड अपेरेंट। एक होती है जो फोर्सेस अपेरेंट होते हैं, कई चीज़ें कई बार मिक्स्ड होती हैं, प्रेम के साथ लस्ट मिक्स्ड होता है। सो एक जगह वो प्रेम अपने आप में जो शुद्ध होकर के एकदम ईश्वर तक उठा सकता है, दूसरा उसमें एक निम्न चीज मिली हुई है, लस्ट, इट्स लाइक ए पैकेज। तो ये सब चीजों के प्रति सचेत होना पड़ता है। द फोर्सेज हिडन एंड अपेरेंट दैट मूव यू, इन फैक्ट यू मस्ट एज इट वेयर टेक टू पीसेज द एंटायर मशीनरी ऑफ योर बीइंग। और यही होता है सब। कई बार आश्रम कंटेक्स्ट में लोग कहते हैं कि विचित्र विचित्र प्राणी कई बार मिल जाते हैं, तो मैं कहता हाँ, सबकी बखिया उधेड़ दी जाती है। मुझे पता नहीं ये शब्द कई लोगों को मालूम है कि नहीं, बखिया उधेड़ना। आप शर्ट पहनते हैं ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ से स्टिचिंग है तो स्टिचिंग उधेड़ दी जाती है। क्यों? आपको अब न्यू बनाना है। कभी कभी तो वो क्लॉथ की जगह एक नया कपड़ा लेके
तो भगवान जो काम कर दे ना, परफेक्ट काम, ये हम लोग क्या करते हैं, पैच वर्क, बड़ा अच्छा लग रहा है एक पैच वर्क कर दिया, लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते हैं। वो पूरा जहां जहां फॉल्ट लाइंस हैं वहां वहां से वो क्रैक, तो उन सब चीजों को देख करके माँ कहती है थ्रेड बेयर एंटायर मशीनरी ऑफ योर बीइंग वंस यू आर कॉन्शियस। और इसके लिए आवश्यक है कि हम दूसरों को देखना बंद करके खुद के अंदर चीजें देखें। वंस यू आर कॉन्शियस इट मीन्स दैट यू कैन डिस्टिंग्विश एंड शिफ्ट थिंग्स। यहाँ पर एक और चीज बड़ी सहायक होती है, जो कि बात हुई कि दूसरों को देखना। माता जी कहती हैं कि एक जगह द वर्ल्ड इज ए मिरर, हम लोगों में वह देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर अगर सस्पिशन की टेंडेंसी है तो हम दूसरों को भी इसी तरह से देखते हैं। हमारे अंदर एक एरोगेंस है तो हम दूसरों के अंदर भी एरोगेंस देखते हैं। तो यहाँ एक कई बार लोगों के प्रति हमारे क्या एटीट्यूड्स हैं, उससे हमको ये भी पता चलता है कि वास्तव में छिपा तो हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर है कि नहीं है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, होगा, लेकिन वो उसकी यात्रा है, उसकी समस्या है, लेकिन हमारे अंदर निश्चित है क्योंकि हमें उसको दूसरों में दिखाई दे रहा है। एक बार एक जगह माता जी इसको ऐसे भी कहती हैं कि अगर तुम किसी के अंदर गंदगी देख रहे हो तो मतलब तुम्हारी आंखों में भी कुछ गंदगी पड़ी हुई है, देयर इज मड इन योर आइज। सो वंस यू आर कॉन्शियस इट मीन्स दैट यू कैन डिस्टिंग्विश एंड शिफ्ट थिंग्स। हटाएंगे तब जब हमको पता होगा कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं। यू कैन सी विच आर दी फोर्सेज दैट पुल यू डाउन एंड विच हेल्प यू ऑन। ये तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत सरल है इसको करना। कौन सी चीज़ें जो हमको पीछे खींचती हैं, बांधती हैं, नीचे की ओर ले जाती हैं, और कौन सी चीज़ें जो हमको ऊपर की ओर, आगे की ओर दिशा देती हैं। एंड वेन यू नो द राइट फ्रॉम द रॉन्ग, द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स, द डिवाइन फ्रॉम द अनडिवाइन, यू आर टू एक्ट स्ट्रिक्टली अप टू योर नॉलेज। तो एक बार इस चीज़ का ज्ञान, पहले तो हमको इस चीज़ का ज्ञान करना है, कौन सी चीज़ें जो हमको नीचे खींचती है, कौन सी चीज़ आगे ले जाती है, और फिर उसी के अनुसार हमको एक्ट करना है। अब यहाँ पर एक मुझे याद आती है स्टोरी, बड़ी सुंदर, मैंने नवजात जी की सुनी थी। तो नवजात, कई बार लोग ये कहते हैं कि स्मरण नहीं रह पाता है। नवजात जी ने एक बार माता जी से कहा, माँ मैं बाकी समय स्मरण कर पाता हूँ, भोजन करते समय मैं स्मरण नहीं कर पाता हूँ। तो माता जी ने उनसे केवल एक प्रश्न पूछा, अकेले खाते हो या परिवार के साथ खाते हो? तो उन्होंने कहा कि परिवार के साथ। पर वो समझ गए, माँ ने और कुछ नहीं कहा, ही स्टार्टेड ईटिंग अलोन। अब ये होता है कि एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर राइट और रॉन्ग मॉरल नहीं है, मॉरली नथिंग रॉन्ग, बल्कि अच्छा है परिवार के साथ बैठ के खा रहे हैं। अब यहाँ ये भी एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यदि आप साथ रह के भी स्मरण कर पाते हो तो आप पर यह चीज लागू नहीं होती है। तो ये एक आंतरिक अवस्था है जिसमें हम लोगों को ये स्टडी करना है कि हर एक व्यक्ति के लिए, और हो सकता है परिवार के साथ बैठ के हम लोग किसी हीटेड डिस्कशन में चले जाते हों, तो हमको वो अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें अंदर में स्टडी करनी है। यू आर टू एक्ट स्ट्रिक्टली अप टू योर नॉलेज, दैट इज टू से रिजोल्यूटली रिजेक्ट वन एंड एक्सेप्ट द अदर। The quality, the duality will present itself at every step, and at every step you will have to make your choice. ये केवल ये नहीं कि जब हम मेडिटेट कर रहे हैं वहाँ भी हो जाता है, आश्रम में बैठे हैं और कहाँ कहाँ ध्यान नहीं भटक जाता है। वो ऐसे कैसे आ गया, उसने यहाँ पर सिर क्यों रख दिया, उसने ऐसे क्यों देख लिया, कोई हल्का सा टच कर दे तो ऐसे क्रोध में आंखें आग बबूला हो जाती। तो वी हैव टू बिकम कॉन्शियस, इट्स नॉट, ये सब समय चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम सो कॉल्ड, जैसे कहा जाता है ना, ध्यान में बैठे तब भी, जब हम लोग सो कॉल्ड लोगों के बीच में हैं तब भी, जब हम बाहर हैं, जब हम आश्रम के अंदर हैं, जब हम सिनेमा देख रहे हैं, आश्रम में सिनेमा दिखाया जाता है। माता जी से किसी ने पूछा कि सिनेमा देखते समय तो हम लोग प्राणिक तौर पे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो माँ कहती हैं कि एक तरीका है सिनेमा देखने का जिसमें तुम प्राणिक रूप से इन्वॉल्व नहीं होगे और तुम ज़्यादा कॉन्शियस होगे, और वो है कि अगर आप अपने मन को सक्रिय करके समझने की प्रयास करो तो इट इज़ ए गुड मीडियम टू लर्न। कई चीज़ें हैं जो आप बिना जीवन में डायरेक्टली अनुभव किए, अगर एक अच्छा सिनेमा है तो कई चीज़ें आप सीख सकते हो
केवल उसको देख करके। तो बात ये नहीं कि आप कहाँ हो, बात ये कि आप कितना अधिक सचेत होने की चेष्टा कर रहे हो। तो उस प्रकार से हमको एक्ट करना है। द डुअलिटी विल प्रेजेंट इटसेल्फ एट एवरी स्टेप, एंड एट एवरी स्टेप यू विल हैव टू मेक योर चॉइस। यू विल हैव टू बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट एंड विजिलेंट। ये एक दिन का खेल नहीं है। कहना आना कि ये खेल कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब ये जिन्होंने लिखा है गए हैं इस मार्ग से, ये बार बार मटकी फूट जाती है, क्योंकि परफेक्शन एक दिन में शेप नहीं होता है। आपको लगा कि आपने सारा ये काम, ये होता है कई बार, आपने नोटिस किया कि आपने कोई आर्टिकल लिखा या कुछ लिखा या कोई इंपॉर्टेंट चीज, वो अचानक गायब हो गया। मैं तो एक व्यक्तिगत लेवल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो गायब हो गया, वो पूरा आपने लिखा था। अब आपके अंदर एक प्रतिक्रिया आ सकती है, ओहो काम स्पॉइल्ड हो गया। वहाँ स्मरण रखना है मेरा नहीं है, उनका है, बेटर विल कम, और आप फिर से उसको प्रारंभ कर दो। यहाँ श्री अरविंद के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है कि श्री अरविंद महाभारत पे कुछ लिख रहे थे काफ़ी अब उस समय वो प्रतिलिपि मतलब हाथ से लिखने वाली बात थी, और आई थिंक मुनादा के पिताजी थे सुधीर कुमार सरकार, मोस्ट लाइकली वही थे। खैर वो जो भी बच्चा वहाँ पर था उसको बुखार था, और वो श्री अरविंद के साथ ही उस कमरे में सो रहे थे, और रात को उठा, बच्चे को वॉमिटिंग हुई, और वो सारा वो जो लिपियाँ थी उनके ऊपर उसने उल्टी कर दी। तो अब वो तो लिपि खराब हो गई, सब एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड। तो अब एक तो बुखार ये उलट दिया, तो उसको भी ये लग रहा है। श्री अरविंद उठते हैं और कुछ कोई ऐसी प्रतिक्रिया, जस्ट स्माइल करे, कोई बात नहीं है, जस्ट टेक, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये एक छोटा सा रिएक्शन नहीं तो एक इमीडिएट रिएक्शन स्लिप्स, ओ माय गॉड, अच्छा कोई बात नहीं है, या फिर कहते कि यू शुड हैव बीन मोर कॉन्शियस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई बात नहीं, स्माइल करके, और फिर उसकी देख रेख में श्री अरविंद लग गए। अब ये इस प्रकार का ये होता है त्याग। त्याग इज नॉट कि बाहर से हमने, त्याग ऐसा होना चाहिए कि एक पूरा आपने संसार क्रिएट किया था, और वो भी अगर अगले क्षण छूट जाए या टूट जाए, बिखर जाए, तो आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि ओ माय गॉड इतनी लेबर वेस्ट हो गई। और यहीं पर मुझे माता जी की कहानी देखिए देखने की दृष्टि होती है। माता जी ने एक पूरा संसार ओवर माइंड क्रिएट कर दिया था आश्रम के कंटेक्स्ट में। देवता प्रकट होने लगे थे, देव सृष्टि कर दी थी, दिव्य नहीं देव सृष्टि, जो एक स्टेप है टुवर्ड्स दैट। तो वो गई श्री अरविंद को बताने की एक इस प्रकार की सृष्टि हुई है। श्री अरविंद देखते रहे, फिर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है, इसके आधार पर हम एक बहुत बड़ा एक रिलीजन बना सकते हैं, एक ऐसा रिलीजन जो आज तक नहीं बना है, हजारों वर्षों तक लोग पूजा करेंगे, लेकिन हमें यह नहीं चाहिए, हमें परफेक्शन, नथिंग शॉर्ट ऑफ द सुपर माइंड। माता जी जाती हैं और अपनी अंतस चेतना से 2 घंटे में वो पूरी सृष्टि डिसॉल्व कर देती हैं। मुझे ये कहानी त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा लगती है, क्योंकि ये कोई साधारण चीज नहीं है। एक सृष्टि उन्होंने क्रिएट की थी जिसमें कितना कुछ उनकी ऊर्जा, समय, सब कुछ उन्होंने व्यय किया था। श्री अरविंद का एक वाक्य, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा डिसॉल्व कर दो, उन्होंने केवल इतना कहा, इतना काफी नहीं है, नथिंग शॉर्ट ऑफ परफेक्शन। माँ कहती है, I immediately understood in my inner consciousness and within 2 hours that was dissolved. तो इस प्रकार से जब हम जीवन जीते हैं, अब ये तो खैर एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर हम लोगों के जीवन में कोई छोटी सी चीज चली जाती है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं भगवान के प्रति, लोगों के प्रति, कोई चीज चली गई तो उन सब के प्रति हमको सचेत होना। और ये डुअलिटी हर एक क्षण अपने आप को प्रेजेंट करेगी। कोई चीज जो आपको बहुत प्रिय थी, अचानक वो चली गई। कई बार कई चीजों से हम बंधे होते हैं, अपने ही एटीट्यूड से, रिजिडिटीज होती हैं, तो कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। भोजन के समय थोड़ी सी देर हो गई, उससे हमारी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। मेडिटेशन के लिए देर हो गई, उससे हमारी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो सब कुछ अंदर में हमको स्टडी करना है अपना। इसी को कहा गया है पतंजलि के योग सूत्रों में, और गीता में भी इसका वर्णन है, स्वाध्याय।
तो जनरली स्वाध्याय से हम लोग ये समझते हैं किसी पुस्तक का स्वाध्याय, लेकिन वास्तव में ही इज ए स्टूडेंट ऑफ वन सेल्फ. श्री अरविंद द गीता में लिखते हैं इस वर्ड के नीचे, ए स्टूडेंट ऑफ वन सेल्फ. और पुस्तक का अध्ययन इसलिए होता है कि वी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ बेटर एंड बिकम मोर कॉन्शियस एंड मास्टर अवर सेल्फ बेटर. वो केवल श्लोक याद करने के लिए नहीं होता है, ये भी होता है ना, गीता कई बार पढ़ी, अब हमको श्लोक याद हो गए और फटाफट आपने रिपीट कर दिए. सो इट इज नॉट दैट बट समथिंग एल्स. सचेत होना है. फिर मैं एक वर्ड यूज करती है, पेशेंट एंड परसिस्टेंट एंड विजिलेंट, स्लीपलेस एज द एडेप्ट से. स्लीपलेस कहाँ पे आती है? शुरस्य धारा निशिता दुरत्या कवियो वदंती. सो स्लीपलेस. हम ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए अच्छा अभी तो पार्टी है, वी फॉरगेट अवर सेल्स. सो एक लंबी यात्रा है जिसमें बार बार परसिवरेंस, पेशेंस, विजिलेंस ये सब होनी है. यू मस्ट ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव एनी चांस वॉट एवर टू द अनडिवाइन अगेंस्ट द डिवाइन. अब चांस जितना हम देंगे वो शक्तिशाली होता जाता है. तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपना अधिकार समझता है. कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो प्रारंभ तो ऐसी होता है ना, किसी ने आपको एक स्माइली भेजी, आपने स्माइली भेजी, उसके बाद एक स्माइली के साथ में एक हार्ट आया, आपने हार्ट भी भेज दिया, उसके बाद कुछ और वाक्य आया, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने, अब ये क्या हुआ, वाइटल इंटरचेंज शुरू हो गए. और इस प्रकार से हम लोग जुड़ जाते हैं. इन चीज़ों को राइट और रॉन्ग के मापदंड से नहीं देखना चाहिए, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु कॉन्शियस होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. अगर कॉन्शियस नहीं है इन चीज़ों को हम समझ रहे हैं तो इनॉक्वस चीज़ें हैं, तो हमको पता होना चाहिए आज नहीं तो कल ये जो छोटा सा बौना है, वो कहानी है ना, वो एक छोटा सा बौना था जो जायंट बनता जाता था, बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी, तो बड़ा होता होता जाएगा. और वही जो छोटी सी चीज़ है एक दिन मार्ग के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर बनकर खड़ी हो जाएगी. तो अगर हम शुरू में हटा सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हम कॉन्शियस रहें, प्रयास करते रहें. और जो हमसे नहीं हो सकता है वो भगवान आके, जो पर्वत हम नहीं उठा सकते तो गोवर्धन गिरधारी इसीलिए है. नमस्ते.